हेलो, नमस्ते, नमस्कारम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी IQ। मेरा नाम नानकी बवेजा है एंड मैं फैकल्टी हूँ यहाँ पे स्टडी IQ में। आपने मुझे मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा होगा। तो यहाँ पे हम समेशन कर रहे हैं, राउंड अप कर रहे हैं लक्ष्य सीरीज़ के अंतर्गत, जहाँ पे हम लास्ट 12 से 14 महीने के करंट अफेयर्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आने वाले प्रीलिम्स के लिए है। प्रीलिम्स यानी कि 5 जून 2022 को जो प्रीलिम्स होने वाला है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको हम कवर अप कर रहे हैं, उसको हम सम अप कर रहे हैं, उसको हम राउंड अप कर रहे हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं किस तरीके से इसको हम स्टैटिक से लिंक कर सके ताकि हमारा डायनेमिक एज वेल एज स्टैटिक पोर्शन इक्वलेंटली कवर हो जाए। अच्छा, आज का लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन जो अक्सर मुझसे आजकल स्टूडेंट्स मैसेज करके पूछ रहे हैं वो ये है कि मैम क्या NCERTs पढ़ना ज़रूरी है? क्या हम NCERTs को छोड़ दें लक्ष्य प्रोग्राम देखने के बाद? तो मेरा आंसर एब्सोल्युटली नो है उन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं बार बार आपको कहती रहती हूँ करंट अफेयर्स आपको तभी फ़ायदा देंगे, तभी आप स्कोर कर पाएंगे करंट अफेयर्स में जब आपके स्टैटिक पोर्शन, आपके कॉन्सेप्ट्स, आपकी बेसिक बुक्स कवर है। तो ये जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम NCERT पढ़ें कि नहीं पढ़े, प्लीज़ ऐसे रिडंडेंट क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। आप UPSC एस्पिरेंट हैं, बाय द वर्च्यू ऑफ दैट ओनली you have to be thorough with the NCERTs and not just only for the economy। सिर्फ इकोनॉमी के लिए ही नहीं, बाकी भी जो आपके सब्जेक्ट्स है जैसे हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी, आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब के लिए भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो करना ज़रूरी है। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि हम बिल्डिंग बनाएंगे लेकिन उसका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो वो बिल्डिंग कुछ ही टाइम में गिर जाएगी। जब वहाँ पे आप स्ट्रेस लेवल में, एंग्जाइटी लेवल में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे पेपर में जाके, वहाँ पे थोड़ा सा भी अगर ट्विस्ट हुआ ना क्वेश्चन, क्योंकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो आपकी जो बिल्डिंग है वहाँ पे गिर जाएगी। इन ऑर्डर टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम सच अ मिजरी, प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक भी अगर आपने नहीं करी है तो 2-3 दिन लग के अपनी NCERTs को कंप्लीट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले कीजिएगा एंड देन टारगेट दी रेस्ट ऑफ दी चैप्टर्स। नाउ कमिंग बैक टू दी टुडेज लेक्चर, तो आज हमारा 12th लेक्चर है लक्ष्य सीरीज में इकोनॉमी में, और देखते ही देखते हमने कितने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं लक्ष्य के अंडर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एग्रीकल्चर। तो फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर में क्या है कि विद द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम विद द UPSC CSE, एग्रीकल्चर का पोर्शन भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, बोथ फ्रॉम द प्रीलिम्स और अगर हम मेंस की बात करें, खैर मेंस पे मैं अभी ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि अभी ये प्रीलिम्स का प्रोग्राम चल रहा है, बट मैं आपको बता दूँ कि प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से एग्रीकल्चर की जो इम्पोर्टेंस है हमारे प्रिपरेशन में वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर साल क्वेश्चंस आ ही रहे हैं एग्रीकल्चर से। और इसके पीछे का मैंने आपको लॉजिक और रीज़न बता दिया है, वो बिकॉज ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम विद द UPSC CSE। नाउ कितने क्वेश्चंस आते हैं, दिस शुड बी योर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर हम लास्ट ईयर की बात करें जो कि 2021 का पेपर था, तो उसमें तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। सो क्या हम इससे ये अज्यूम कर सकते हैं, कैन वी लीव दिस पोर्शन ऑल टुगेदर, कैन वी एक्सपेक्ट अ चेंज ऑफ पैटर्न और अ चेंज ऑफ ट्रेंड? तो जी नहीं, हमें पूरी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते हुए चलना है। ऐसे तो लास्ट ईयर स्कीम्स और इंडेक्सेस में से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया था, तो क्या उसका ये मतलब बनता है कि इस साल के पेपर के लिए हम स्कीम्स एंड इंडेक्सेस छोड़ दें? जी नहीं, आपको उसी तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि हम एक साल में, अगर एक साल के पेपर पे हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते कि क्या ये चेंज इन पैटर्न या चेंज इन ट्रेंड हो रहा है, नहीं, उसी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। आप भूल जाइए 2021 में एग्रीकल्चर का या स्कीम्स एंड इंडेक्सेस का कोई क्वेश्चन आया था कि नहीं, आप उस पेपर को ही छोड़ दीजिए। 14 क्वेश्चन आए थे सिर्फ, उससे पहले के पेपर को अगर आप देखते हुए चले तो एग्रीकल्चर से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो कि मिक्स थे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और राइस की प्राइसिंग के बारे में, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो ये सब को कंसिडर करते हुए एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड नाउ लेट अस स्टार्ट आवर सेशन विद द टॉपिक एग्रीकल्चर। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू स्टडी, सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर सब्सिडी इन इंडिया। तो फर्टिलाइजर सब्सिडी इन इंडिया में ऐसा क्या हो गया एक लास्ट साल में जो हम इसको पढ़ने की आवश्यकता
उठ पड़ी. So that is a historic decision was taken that the subsidy which was provided on DAP, which is diammonium phosphate, has been tremendously increased. 700 रुपये डायरेक्टली बढ़ा दी गई. पहले थी 500 रुपये, 500 रुपये से सीधा कर दी 1200. तो मतलब सीधा जंप जो आया 700 रुपये का आया. मतलब 700 रुपये हर बैग पे डायमोनियम फॉस्फेट के ऊपर सब्सिडी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी. तो अब पीछे की थोड़ी सी स्टोरी समझ लेते हैं और फिर समझेंगे कि डायमोनियम फॉस्फेट क्या होता है. क्योंकि आपको समझने के लिए ये पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री में जो सब्सिडी का फ्रेमवर्क है, हाउ डज इट ऑपरेट, हाउ डज इट वर्क, तो उसको देख लेते हैं एक बार. तो अगर हम सब्सिडी देखें, फर्टिलाइजर्स देखें, इट इज NPK. व्हाट आर दीज? दीज आर दी न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स कौन से हो गए ये? N इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. साइंस वाले स्टूडेंट्स को तो आई थिंक ये बहुत अच्छे से पता होगा. फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स नहीं पता, और पता जिनको कॉमर्स या साइंस होके भी पता नहीं पता, व्हाटएवर जो भी है समझ लीजिए, एक बार रिविजन हो जाएगा. तो नाइट्रोजन जो सब्सिडीज होती हैं उसको, सॉरी फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स भी बोलते हैं. और ये दोनों हो गए नॉन यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स. ये क्लैरिटी होनी आपके दिमाग में बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरीके से फर्टिलाइजर्स को देखते हैं. NPK क्या है? दीज आर न्यूट्रिएंट्स. जो फर्टिलाइजर जिसमें सिर्फ नाइट्रोजन है उसको यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर बोलते हैं. और ये दोनों जो बाकी हो गए फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, दीज आर नॉन यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स. अब इन पे सब्सिडी रेगुलेटेड है कि डीरेगुलेटेड है, इनके MRPs कैसे रेगुलेटेड है, क्या है? तो ये जो यूरिया बेस्ड सब्सिडी है, जो ये यूरिया बेस्ड सब्सिडी है, इसमें MRP, व्हेन वी टॉक अबाउट MRP मतलब किस दाम पे ये जो यूरिया बेस्ड सब्सिडी है मार्केट में बिकेगी, इट इज कंट्रोल्ड. whereas the subsidy given on this urea fertilizer is not fixed. It is not fixed. ठीक है. Now talking about the non urea based, इसके केस में MRP मतलब किस रेट पे ये बिकेगा मार्केट में, इट इज decontrolled. It is decontrolled, whereas the subsidy is fixed by the government. सब्सिडी फिक्स्ड है गवर्नमेंट द्वारा नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स पे. तभी तो यहाँ पे उन्होंने 500 से बढ़ा के 1200 कर दी, और तभी तो ये 700 का फिगर आया. तो इस तरीके से अगर वहाँ पे कंफ्यूजन हो तो याद रख लेना कि जो नॉन यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स हैं उस पे सब्सिडी फिक्स्ड होती है गवर्नमेंट द्वारा. वेराज जो यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर होते हैं वहाँ पे MRP मतलब किस दाम पे वो मार्केट में बिकेगा वो फिक्स होता है, वो रेगुलेटेड है, वो कंट्रोल्ड है. वेराज द सब्सिडी ऑन द यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर इज नॉट फिक्स्ड. ठीक है, ये हो गए हमारे सब्सिडी कल्चर ऑन दी फर्टिलाइजर्स. अब किस तरीके से सब्सिडी दी जाती है, हाउ इज इट डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड. क्या फार्मर को दी जाती है, क्या बनाने वाले को दी जाती है, मतलब जो फर्टिलाइजर्स बनाते हैं उनको दी जाती है. तो किस तरीके से फर्टिलाइजर पे सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है. तो 2018 के बाद गवर्नमेंट ने चेंज किया अपना मैकेनिज्म एंड दे शिफ्टेड टू व्हाट, DBT. क्या होता है, इट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू हुम, टू दी प्रोड्यूसर ऑफ फर्टिलाइजर, टू दी प्रोड्यूसर ऑफ फर्टिलाइजर. इसमें क्या होता है कि जब किसी किसान ने, जब किसी फार्मर ने फर्टिलाइजर खरीद लिया है, जब किसी फार्मर ने फर्टिलाइजर खरीद लिया है और नोटिफिकेशन पहुंच गया है गवर्नमेंट के पास, तब वो सब्सिडी रिलीज करेगी. किसको? वो सब्सिडी रिलीज करेगी प्रोड्यूसर ऑफ फर्टिलाइजर के डायरेक्ट अकाउंट में. तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैम कि डिपार्टमेंट को या मिनिस्ट्री को किस तरीके से पता चलेगा. तो इस तरीके से पता चलेगा कि एक उर्वरक नाम का पोर्टल है जिसपे पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन, जिसके थ्रू इंस्टॉल्ड है और कनेक्टेड है. पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन, इसके थ्रू ही सेल होती है
और जैसे ही सेल इस पे रजिस्टर होती है, मतलब जब फार्मर्स सेल रजिस्टर कराते हैं उसी टाइम जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो किसके अकाउंट में पहुंच जाती है, वो डायरेक्टली मिनिस्ट्री द्वारा प्रोड्यूसर ऑफ फर्टिलाइजर के अकाउंट में पहुंच जाती है। सो यू शुड नो कि कैसे होता है हमारे यहाँ सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन का। इट इज थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन ऑर्डर टू स्टॉप द लीकेजेस, मतलब जो बीच में डिविएट हो जाता था वो पैसा, वो कहाँ से कहाँ जिस पर्पस के लिए दिया गया है वो उसके लिए ना यूज हो किसी और जगह पहुंच जाता था। इन ऑर्डर टू स्टॉप दोज लीकेजेस एंड पिलफरेजेस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लेके आए, और सब्सिडी सिस्टम में भी हमारे यहाँ पे उसी को ही फॉलो किया जाता है। Now let us talk about the DAP. So DAP stands for diammonium phosphate. बता दिया, it is rich in phosphorus, और phosphorus usually जब plant करते हैं seed उस time डाला जाता है ये वाला fertilizer because it is very good for the roots। अगर आप ये सोच रहे कि इतनी छोटी छोटी बातें PDF में दी गई हैं तो नहीं दी गई होंगी, क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप नोट्स बनाएं क्लास में साथ साथ। हर चीज़ वहाँ दे दूंगी तो आप नोट्स ही नहीं बनाओगे, आप फटाफट 1.5 या 1.75 पे करके वीडियो देखोगे और हाँ चलो भाई आगे बढ़ो। नहीं, आई रियली वांट यू टू मेक द नोट्स, टू राइट दीज पॉइंट्स, एंड दैट इज़ वाई मैं इंटेंशनली स्किप करी हूँ इन चीज़ों को PDF में से, ताकि आप लिखें। कहते हैं ना कि लिखने से जल्दी याद हो जाता है। सो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू डू, कि जब मैं यहाँ पे की पॉइंट्स बता रही हूँ तो आप डायरेक्टली उनको अपने नोट्स में नोट करें। दिमाग में तो करना ही है बट नोट्स में भी करें ही करें। चलो, सो DAP इज द सेकेंड मोस्ट कॉमनली यूज, सेकेंड मोस्ट, याद रखना ये फिगर, सेकेंड मोस्ट कॉमनली यूज फर्टिलाइजर इंडिया आफ्टर यूरिया। सबसे नंबर 1 पे कहाँ है? यूरिया। यूरिया में क्या होता था? नाइट्रोजन, ठीक है। ड्यू टू इट्स हाई फॉस्फोरस कंटेंट विच प्रमोट्स द रूट डेवलपमेंट, फार्मर कब इसको डालते हैं प्लांट्स में? ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ सोइंग, जब बीज बोया जाता है उसी के साथ साथ उस वक्त उस स्टेज पे कौन सा फर्टिलाइजर यूज किया जाता है? विच इज रिच इन फॉस्फोरस, विच इज डायमोनियम फॉस्फेट, विच इज ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट कॉमनली यूज यूरिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैड कवर्ड। नेक्स्ट इज नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। तो एडिबल ऑयल क्या है? एडिबल ऑयल क्या है? जो हम अपने घरों में यूज करते हैं पूड़ी और पकौड़े बनाने के लिए, जिसमें हमारा खाना बनता है, दैट इज व्हाट एडिबल ऑयल। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल लाने की क्या जरूरत पड़ गई थी गवर्नमेंट को? तो इसके पीछे दोस्तों ये एजेंडा था कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में नहीं प्रोडक्शन होता है एडिबल ऑयल का, हमारे देश में भी उत्पाद होता है, प्रोडक्शन होता है एडिबल ऑयल का, लेकिन वो इतना नहीं है कि हमारी डोमेस्टिक डिमांड को पूरा कर सके। एंड दैट इज व्हाई वी आर import dependent, we are import dependent for the edible oil। ठीक है, अब इंपोर्ट करते हैं तो कहाँ से करते हैं? सबसे ज्यादा इंडोनेशिया से, देन इज विद और फ्रॉम मलेशिया विच इज ट्रूली एशिया। ऐड आती थी मलेशिया ट्रूली एशिया, हाँ जी वही वाला मलेशिया। तो इंडोनेशिया इज द फर्स्ट and the second is Malaysia. Next is one more fact that you need to know कि which is India is the largest importer of edible oil in the world। तो आप समझ रहे हैं कि कितना ऊंचे स्तर पे जाके हमारे यहाँ पे डिमांड होती होगी, जिसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अब इंपोर्ट करते हैं तो क्या होता है? इंपोर्ट बिल बढ़ता है, ठीक है। जब इंपोर्ट बिल बढ़ता है देन इट इज ऑल्सो प्रोन टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में फ्लक्चुएशन का रिस्क होता है, वी आर प्रोन टू दैट ऑल्सो, राइट। दैट इज वाई इन ऑर्डर टू एलिमिनेट ऑल ऑफ दैट, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, दे हैव अनाउंस्ड अ न्यू नेशनल प्लान to help the farmers make more money from palm oil, and that is why there is a mission on edible oil। अच्छा दोस्तों, ये चीज़ एक और आपको पीछे की स्टोरी बताती हूँ कि ऐसा है कि मैंने आपको कहा था कि हमारे देश में ऐसा नहीं है कि एडिबल ऑयल नहीं बनता, पाम ऑयल नहीं बनता, बनता था, बहुत ज़्यादा बनता था। लेकिन ये एक ऐसा क्रॉप है जिसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और आपको पता है कि हमारे कंट्री में मोस्ट ऑफ दी
एग्रीकल्चर एरिया इज रेन फेड एरिया, मतलब रेन फेड मतलब इट इज डिपेंडेंट अपॉन मानसून, कितनी अच्छी बारिश होगी उस पे हमारा जो एग्रीकल्चर है डिपेंडेंट है। इरिगेशन फैसिलिटीज भी डेवलप्ड है, समवेयर अराउंड 48% ऑफ द एरिया इज इरिगेटेड, कम्स अंडर द इरिगेशन एरिया, बट वो इरिगेशन फैसिलिटीज भी इतनी सफिशिएंट नहीं है टू फुलफिल द डिमांड ऑफ वाटर जो पाम ऑयल के प्रोडक्शन के लिए चाहिए। पाम ऑयल का प्रोडक्शन यूजुअली कहाँ पे, मतलब जो डोमिनेटेड एरियाज हैं वो आंध्र प्रदेश, ये चीज़ें लिख लीजिए आप, ये चीज़ लिख लीजिए, पता नहीं होता कहाँ घुमा फिरा के क्वेश्चन, और जब हम पढ़ ही रहे हैं तो आपको पूरी तरीके से स्टोरी पता होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, देन इज तेलंगाना, उससे जुड़ी हुई स्टेट, उसी में से कार्व्ड आउट स्टेट, देन इज केरला। इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, बट धीरे धीरे क्या हुआ, ड्यू टू इट्स वाटर गजलिंग नेचर, मतलब बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता इसका एक प्री रिक्विजिट है, इस वजह से यहाँ के जो फार्मर्स है जो पाम ऑयल को उगाते थे, नाउ दे आर शिफ्टिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ कोकोनट ऑयल। इसी वजह से गवर्नमेंट ने देखा कि यहाँ पे जो हमारे कंट्री में है प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, सो इन ऑर्डर टू सपोर्ट द फार्मर्स वो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल लेके आए। व्हाट एल्स यू नीड टू नो इज कि इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर गजलिंग कहा जाता है इसको एग्रीकल्चर टर्मिनोलॉजी में। दैट इज वाई इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पे पानी की एज सच उतनी कमी नहीं है जितनी इंडिया में है। इनफैक्ट जो टेम्परेचर चाहिए होता है, दैट इज द ट्रॉपिकल टेम्परेचर दैट इज नीडेड टू ग्रो palm oil, and that is why these three states are preferred now with the in fact mission coming up, we are expanding the area for the production of palm oil, and कहाँ लेके जा रहे हैं उसको, कहाँ लेके जा रहे हैं, we are extending it to Andaman and Nicobar also because of the favorable climatic conditions over there. इससे पहले क्या मिशन था, इससे पहले जो मिशन था उसका था नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम विल रिप्लेस दिस नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, मतलब जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल है इट विल बी रिप्लेसिंग NMEO-OP. इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल इन द वर्ल्ड, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, एंड it is the 4th largest vegetable oil economy in the world. फर्क है देखिए, import के नाम पे तो हम सबसे ऊपर है, when we talk about the vegetable oil economy then we are 4th in number. ठीक है, तो ये हो गया एक overview about the national mission on edible oil. The agenda is to reduce the import dependency and become self-sufficient. Next is India is the largest importer. ये आपको की फैक्ट है, 4 stars बना रही हूँ, आपको पता होना चाहिए एग्जाम के लिए. And the idea is also to regulate the price which is currently dependent on crude palm oil. तो अभी जो प्राइसिंग होती है ना पाम ऑयल की इंडिया पे, वो किस के ऊपर होती है, वो किस बेसिस पे डिपेंडेंट है, किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? इट इज़ डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल प्राइसिंग. इंटरनेशनल प्राइसिंग, और इंटरनेशनल प्राइसिंग किसके ऊपर डिपेंडेंट है? क्रूड पाम ऑयल विच इज ऑल्सो नोन एज CPO, उसके ऊपर डिपेंडेंट है. तो अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोई स्टेटमेंट आता है दैट द प्राइस ऑफ पाम ऑयल इज डिसाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोई फलाना ढिमकाना डिपार्टमेंट, नो, still in India the pricing of palm oil is dependent upon the international pricing which is on the basis of crude palm oil also known as CPO. तो इस पे भी 4 stars बना लीजिए कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन घूम गया तो आप इस कंडीशन में होने चाहिए that you should be in a condition to answer it. So with this we are done with national mission on edible oil. We have talked about this कि अंडमान एंड निकोबार में भी इसको एक्सपैंड करेंगे. गवर्नमेंट विल ऑल्सो प्रोवाइड प्राइस इंटरवेंशन. दिस इज समथिंग विच यू शुड नो. प्राइस इंटरवेंशन होगा गवर्नमेंट का टू प्रोटेक्ट दी फार्मर्स. तो अभी तक क्या होता था, क्योंकि इट वॉज डिपेंडेंट अपॉन द फ्लक्चुएशंस ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट प्राइस, फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होता था, कई बार लॉस हो जाता था क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं था प्राइस इंसेंटिव्स के फॉर्म में. बट विद दिस न्यू मिशन प्राइस इंसेंटिव्स के फॉर्म में देयर विल बी सपोर्ट प्रोवाइडेड टू दी फार्मर्स.
चलते हैं अब नेक्स्ट पे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो इज दीज आर द टू टर्म्स विच इज हाइड्रोपोनिक्स एंड एरोपोनिक्स. नाउ व्हाई आर दे इन न्यूज इज बिकॉज नेशनल हाउसिंग बैंक is providing a subsidy for a project called Development of Commercial Horticulture through Production and Post-Harvest Management, provides a subsidy for hydroponics and aeroponics. Now you do not need to remember this mission. What you need to know is what is hydroponics and what is aeroponics. So देखिए दोस्तों, आपने क्या देखा होगा आज तक. ये लैंड है, ये मिट्टी होती है, ये मिट्टी होती है. So this is soil. इसके बीच में उगता है हमारा प्लांट और उसकी जो रूट्स होती हैं इस तरीके से होती है, राइट. एंड ये हमारा इसी तरीके से बनाते थे प्लांट, ट्री. ऐसे ही इतनी अच्छी ड्राइंग है मेरी, सो प्लीज बेयर विद मी, ठीक है. तो ये रूट्स होती थी नीचे और नीचे सपोर्टिंग सिस्टम क्या होता था, सॉइल, जो इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता था, जो इस प्लांट को यहाँ पे होल्ड करके रखता था, राइट. तभी तो हम कहते हैं ना सॉइल इरोजन नहीं होना चाहिए. तो ये हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स में क्या होता है, तो पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रोपोनिक्स में. तो जो जैसे कि आपको नाम से समझ आ रहा होगा, हाइड्रो मतलब वाटर. तो इसमें हम जो प्लांट उगाते हैं उसमें सॉइल का यूज नहीं होता. सॉइल, देयर इज नो यूजेज ऑफ सॉइल. तो मैं आप कहोगे कि मैम फिर प्लांट उगेगा कहाँ पे. प्लांट टोटली उगता है वाटर में. तो आप बोलोगे मैम कि किस तरीके से वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि अभी तक तो हमने देखा था कि वो सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है. तो हाइड्रोपोनिक के केस में वो कहाँ से न्यूट्रिएंट्स लाएगा ग्रो करने के लिए. और क्या चाहिए होता है प्लांट्स को, दे नीड सनलाइट, तभी तो फोटोसिंथेसिस होता है. दे नीड फ्रेश एयर टू ग्रो. तो ये दोनों चीज़ें तो इसमें भी हैं. बट वॉट इज नॉट देयर इज सॉइल, वॉट इज देयर इज वाटर. वाटर में क्या इन्वॉल्व करेंगे, एब्जॉर्ब, डाइल्यूट करेंगे, डिसॉल्व करेंगे इज न्यूट्रिएंट्स. तो जो हाइड्रोपोनिक एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स को वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाता है एंड दे आर सफिशिएंट इन इटसेल्फ टू ग्रो द क्रॉप, ग्रो द प्लांट, जैसे कि यहाँ पे हमारी एक पुरानी टेक्निक पे होता था. So this is what is hydroponics. Now what is aeroponics? Hydroponics मतलब पानी में उगाना. Aeroponics आपको नाम से पता चल रहा होगा कि एयर. तो क्या हवा में पेड़ उगेंगे, हवा में प्लांट्स उगेंगे, हवा में क्रॉप्स उगेंगे? जी हाँ दोस्तों, हवा में उगेंगे. यूजली इन दी फॉर्म ऑफ वर्टिकल गार्डन. आपने देखा होगा कि जो होटल्स होते हैं वहाँ पे ऐसे प्लांट्स के छोटे छोटे पॉकेट्स बने होते हैं और उनमें प्लांट्स उग रहे होते हैं. तो आप कहोगे मैम कि इसमें पानी भी नहीं है, देयर इज नो सॉइल, देयर इज नो वाटर. तो फिर इसमें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे, हवा से. हम कहते हैं ना क्या हो रखा, क्या खा लो, हवा खा लो. तो क्या ये प्लांट्स हवा खा के ग्रो होंगे? जी नहीं, ये प्लांट्स हवा नहीं खाएंगे. They will be fed with water, but with the help of sprinkler. इन पे sprinkle करे जाएंगे water, which will have nutrients in it. Water में nutrients dissolve होगा और वो वाला पानी इन plants पे छिड़का जाएगा and that is how these plants will grow. But this technique is more expensive than the hydroponics जो हमने यहाँ पे देखा. ऑल्सो ये टेक्निक्स क्यों आ रही है, आपको क्यों लग रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स ऐसी टेक्निक्स को क्यों डेवलप कर रहा है अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग जो रिसर्च डिपार्टमेंट्स होते हैं? क्यों? बिकॉज द मेन रीज़न इज़ द शॉर्टेज एंड द स्कार्सिटी ऑफ ग्राउंड वाटर. पानी नहीं है. एंड आपने देखा होगा क्रॉप्स को उगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पानी एंड सनलाइट, राइट. और वहीं पे उसी चीज, अब सनलाइट तो अबंडेंट है, अबंडेंस में है, राइट, बट पानी लिमिटेड है. सो वी नीड टू फाइंड आउट सच टेक्निक्स जहाँ पे जो कम पानी को यूज करे एंड न्यूट्रिएंट्स भी उसमें ज़्यादा हो. सो इफ़ यू सी, कहते हैं डिस्क्लेम दैट जो प्लांट्स हाइड्रोपोनिक टेक्निक से उगते हैं दे आर मोर हेल्दी देन व्हाट the plants are grown from the original technique, and plus they grow faster, they are healthier, plus grow
faster also. So this is about the hydroponics and aeroponics. इसका डिस्टिंक्शन आपके PDF में दिया गया है, मैंने वहाँ पे डाला था. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. दोनों में सॉइल का यूज़ नहीं है. एक में टोटली वो वाटर में सबमर्ज्ड होंगे, मतलब रूट्स जो होंगी वो पानी में होंगी. दूसरे में वाटर का यूज़ होगा, लेकिन बहुत ही, मतलब एरोपोनिक्स में भी वाटर का यूज़ है बट बहुत लिमिटेड है, क्योंकि स्प्रिंकलर्स के थ्रू उन पे पानी स्प्रिंकल किया जाएगा जिसमें न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व होंगे, एंड दैट इज़ हाउ द प्लांट्स आर ग्रोन. दे बोथ आर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स एज कम्पेयर टू द क्रॉप्स एंड द प्लांट्स विच वर ग्रोन फ्रॉम द ओरिजिनल और द पुराना वाला टेक्निक. Now moving on to the last news article for the day, which is National Program for Organic Production. तो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन क्या होता है दोस्तों? तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा ऑर्गेनिक प्रोडक्शन वो होता है जहाँ पे फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं होता. तो क्या वो होता है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन? क्या जो आपकी डेफिनेशन आपके दिमाग में वो सही है? जी नहीं, जी नहीं. ऑर्गेनिक प्रोडक्शन वो होता है जहाँ पे फर्टिलाइजर्स का यूज़ तो होता है, लेकिन सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं होता है. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर while reading things around that organic farming is not the one जिसमें fertilizers all together use नहीं होते. Fertilizers are used but only the which fertilizer? Biofertilizer, but not the synthetic fertilizers which is harmful, जो harmful हैं soil के लिए, plant के लिए, हमारे environment के लिए. Right? So synthetic fertilizers are not used, only biofertilizers are used. तो ये नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन क्या है बाद में समझेंगे. थोड़ी सी चीज़ बैकग्राउंड में चल के समझते हैं. तो हमने सबसे पहले देखा कि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हमने देख लिया. नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू नो इज कि और कौन सी ऐसी स्कीम्स है. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना. So these are the two schemes which are there for the organic production which are already in place. First is Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, and the next is Mission Organic Value Chain Development in Northeast Region. Both these schemes comes under the National Mission on Sustainable Agriculture. तो ये दोनों स्कीम उसका ही सब पार्ट है. अब ये जो नई स्कीम आई है ये आपको पता होना चाहिए स्टैटिक पोर्शन में कि भाई ऑर्गेनिक प्रोड्यूस क्या होता है. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन. नाउ व्हाट इज दिस नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन? सो बेसिकली एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है. तो आप कहोगे कि मैम पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम जो भी थी, अगर आपने सुना हो पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, तो ये भी तो सर्टिफिकेशन के लिए था. तो फिर वाई अ न्यू स्कीम, why a new scheme altogether or a new program altogether for organic production, that is for the certification. So you should know that participatory guarantee scheme used to certify, ये basically एक certification scheme है, ये certification program है. And why do we need to? अच्छा, ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए. इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर्टिफिकेशन की जरूरत ही क्यों है भाई. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एंड सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स? सो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आपको चीट होने से बचाते हैं. व्हेन एनी प्रोडक्ट इज सर्टिफाइड तो आपको अश्योरेंस प्रोवाइड कर दी जाती है कि ये जो इसके लिए मेथड यूज़ किया गया है, इसके जो इंग्रेडिएंट्स है, इसके पीछे जो टेक्निक है, इट इज़ ऑल ऑर्गेनिक. सो इन ऑर्डर टू डेवलप ट्रस्ट अमंग्स द कस्टमर्स, इन ऑर्डर टू डेवलप ट्रस्ट, विश्वास डेवलप करने के लिए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, विच इज़ पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, वेयर अ सर्टिफिकेशन वॉज प्रोवाइडेड टू सर्टिफाई द ऑर्गेनिक प्रोड्यूस. Now what is this national mission, national program for organic production? ये भी certification के लिए ही है. This will also provide certification, but the certification will be used for export purpose. जो प्रोड्यूस एक्सपोर्ट के लिए जाने वाला है, जो प्रोडक्शन एक्सपोर्ट के लिए हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसके लिए अगर सर्टिफिकेशन करानी है तो हमें कहाँ से करानी है? नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन.
एंड अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए करानी है तो इट इज़ पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम। एक बहुत दूसरा मेजर डिफरेंस दोनों के बीच में वो ये है दैट जो पीजीएस स्कीम है, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, comes under the Ministry of Agriculture, whereas this national program for organic production comes under the Ministry of Commerce। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फोकस है इट इज़ टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम दी इंडिया। चलो थोड़े से अब फैक्ट्स एंड फिगर की बात करते हैं, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर पे मेरा बहुत जोर रहता है, कोई ना कोई क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है। तो अगर हम फैक्ट्स की बात करें, सो नंबर 1 फैक्ट दैट यू नीड टू नो इज दैट इंडिया is number 1 when it comes to the number of organic farmers, ठीक है। Second fact that you need to know is we are 9th in the world when it comes to the area under organic agriculture, एक और फैक्ट है जिसको मैं बस थोड़ा सा बताऊंगी एंड कंप्लीट करोगे आप लोग उसको। सिक्किम, हाउ इज सिक्किम रिलेटेड टू ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, दिस इज द थर्ड फैक्ट दैट यू नीड टू नो। एंड सबका वेट करूंगी कि कमेंट सेक्शन में आप प्रोवाइड करेंगे दैट हाउ इज सिक्किम रिलेटेड टू ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। सो दीज आर द फैक्ट्स दैट यू नीड टू नो। पीजीएस मैंने आपको बता दिया। स्टैटिक पोर्शन में कौन सी स्कीम्स है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एंड मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये सब आपको बता दिया। पीजीएस इज बेसिकली सर्टिफिकेशन फॉर द डोमेस्टिक पर्पस। जो एनपीओपी है इट इज फॉर द सर्टिफिकेशन फॉर द एक्सपोर्ट पर्पस। It will be implemented, this scheme will be implemented by whom? It will be implemented by APEDA, which is Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सर्टिफिकेशन क्यों कर रहे हैं? Because we have to increase the export of the organic products from the country। And why are we doing it? अब और पीछे चलो, सोचो, इस पे दिमाग लगाओ। Why are we taking so many steps? क्यों कर रही है गवर्नमेंट? बिकॉज गवर्नमेंट का एक लक्ष्य था, गवर्नमेंट का भी एक ऑब्जेक्टिव था दैट दे वांटेड टू डबल द फार्मर्स इनकम बाय द ईयर 2022। एंड वो कैसे पॉसिबल होगा? वो इसी तरीके से पॉसिबल होगा बाय डाइवर्सिफाइंग द एक्सपोर्ट बास्केट, बाय डाइवर्सिफाइंग द नंबर ऑफ कंट्रीज वेयर दे हैड टू एक्सपोर्ट। So that is why government is taking so many steps in the development of agriculture. So with this we come to the end of the today's lecture, that is where we talked about agriculture से related हमने important topics को cover किया। last lecture जो है वो भी agriculture के topics के बारे में ही मैं बात करने वाली हूँ, क्योंकि अभी agriculture is yet to get completed, कुछ topics बचे हैं। स्टार्ट करी थी क्लास, मैंने वहाँ पे बोला था कि एनसीईआरटी वाला जो क्वेश्चन है प्लीज़ मुझसे वापस मत पूछिएगा। मुझे बिल्कुल भी एज अ फैकल्टी ठीक नहीं लगता है जब आप पूछते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते। मत भूलिएगा कि आप कितने प्रेस्टिजियस पेपर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, और ये छोटी मोटी चीज़ों पे भी अगर आप दिमाग लगाने लगें, इसमें भी शॉर्टकट लेने लगें, तो फिर भगवान ही आपका मालिक है, मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ text me on my Instagram handle, which is nanki_b22. I would be more than happy to help you over there. Until then, please stay tuned to the more such lectures which are upcoming on your way. अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। Till then, all the best and see you tomorrow with the next class.